नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, फ्लूइड प्रेशर मेज़रमेंट। फ्लूइड प्रेशर मेज़रमेंट के बाद अब हम स्टडी करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के अंतर्गत ही जो चैप्टर नया है, बायंसी एंड स्टेबिलिटी, यानी उत्प्लावन बल और स्थिरता। उत्प्लावन बल क्या होता है, स्थिरता क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ डूबना, तैरना और स्थिर रहना, ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। डूबना, तैरना और स्थिर रहना किसी फ्लूइड में, तो ये चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टडी करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ बायंसी, उत्प्लावकता क्या होती है। तो फिगर से हम इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई टैंक है और इसमें वाटर फिल किया हुआ है। क्या है? वाटर फिल है, वाटर इसमें फिल है। अब इसमें हमने क्या किया, एक कोई सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी, आप कोई भी बॉडी ले सकते हैं, मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी इसमें डुबो दी। एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी इसमें डुबो दिया हमने। मान लिया कि हमने इस सिलेंड्रिकल बॉडी की हाइट जो है वो h है। क्या है? h इसकी हाइट है। ठीक। तो अब अगर ये फ्लूइड इसमें फिल है, यानी वाटर इसमें फिल है, मान लीजिए यहाँ तक वाटर फिल है, तो हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में एक चीज़ पढ़ रखा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? जो फ्लूइड के द्वारा लगाया गया किसी पॉइंट पे प्रेशर होता है, वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था में भाई, जब ये अभी वाटर क्या है, स्थिर अवस्था में है। अब इसमें हमने जब सिलेंडर डुबोया तो इसकी ऊपरी सतह है, एक सरफेस ये है और ये बॉटम सतह है। तो इसकी टॉप सरफेस पे इस फ्लूइड यानी इस वाटर के द्वारा कुछ फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा। तो ये हमने ऊंचाई मान ली h1, यहाँ तक की ऊंचाई हमने मान ली h1। ठीक है, ये हमने h1 मान लिया। और ये जो ऊंचाई यहीं से फ्री सरफेस से बॉटम सरफेस की ऊंचाई जो है वो हमने मान लिया h2। क्या मान लिया? h2। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस टॉप सरफेस जो प्रेशर लगेगा वो, और इस बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो, उसमें कुछ डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? क्योंकि h1 कम है, h2 ज़्यादा है। हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ में देखा था, यानी हम नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे प्रेशर का मान बढ़ता जाता है। तो इसलिए इस बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा होगा और टॉप सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो कम होगा। ठीक। तो आइए हम इसको नोट डाउन करते चलते हैं, फिर आपको मैं इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। क्या होता है बायंट फोर्स, यानी क्या उत्प्लावन बल होता है, क्या उत्प्लावकता होती है, ये सब चीज़ें बाद में। पहले हम इस फिगर को देखते हैं। तो h1 हमने इसकी टॉप सरफेस की मान ली ऊंचाई और h2 इसकी बॉटम सरफेस की, और इस सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंड्रिकल बॉडी की ऊंचाई हमने मान ली h। अब देखिए, मैंने कहा इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ P टॉप, प्रेशर एट टॉप सरफेस क्या होगा भाई? सभी लोग जानते हैं रो जी एच होता है। तो रो किसका रो होगा? फ्लूइड का। रो ऑफ फ्लूइड जी इंटू एच कौन सी? h1। तो हमने लिख लिया h1, इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं कहूँ P बॉटम, तो ये कितना होगा? रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू हाइट कितनी? h2, इक्वेशन 2। अब देखिए, अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर P2 का मान, यानी P बॉटम का मान P टॉप की अपेक्षा अधिक है, यानी P बॉटम इज ग्रेटर देन P टॉप। ठीक। क्यों? क्योंकि ऊंचाई टॉप की कम है और बॉटम की ज़्यादा है। अब ये जब कंडीशन हो गई, उसके बाद अगर मैं इसका फोर्स निकालूं, क्या निकालूं? फोर्स। तो F टॉप क्या हो जाएगा भाई? टॉप पे जो फोर्स लगेगा तो प्रेशर इनटू एरिया अगर कर दें हम, तो टॉप का फोर्स निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसको यानी रो ऑफ फ्लूइड जी h1 को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स निकल के आ जाएगा टॉप पे, जो प्रेशर फोर्स लगेगा। और यही F बॉटम क्या हो जाएगा भाई? रो ऑफ फ्लूइड
इंटू जी इंटू H2 और एरिया। एरिया कौन सा? इस बॉडी का ऊपर की सरफेस का एरिया और नीचे की सरफेस, तो कि सिलेंड्रिकल बॉडी है, जितना एरिया ऊपर का होगा उतना एरिया नीचे का, तो ये हमने ले लिया इसका एरिया। अब देखिए, जब P बॉटम अधिक था P टॉप से, तो इसका मतलब बॉटम का फोर्स भी तो ज़्यादा होगा टॉप से, यानी F बॉटम इज़ ग्रेटर देन F टॉप। ये चीज़ हो गई। तो इस चीज़ को अगर हम फॉलो करें तो हम अगर इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ मान लें इसको, तो जब ये बॉटम का फोर्स ज़्यादा है तो इसमें से इसको हम माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस। यानी F बॉटम माइनस F टॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो ऑफ फ्लूइड GH2A माइनस रो ऑफ फ्लूइड GH1A। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है? रो ऑफ फ्लूइड G और A तीन दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं बाहर, रो ऑफ फ्लूइड GA। अब बचा क्या? H2 माइनस H1। तो अगर हम H2 माइनस H1 पे विचार करें तो हमको क्या मिलता है? अगर इस हाइट से ये वाली हाइट घटा दें तो क्या हमें ये मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो जहाँ H2 माइनस H1 है, यहाँ हम क्या रख सकते हैं? H रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रो फ्लूइड GA इंटू H, और H क्या है? बॉडी की हाइट है। तो बॉडी की हाइट और बॉडी के सरफेस एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा भाई? एरिया और हाइट का मल्टीप्लिकेशन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, मतलब ये बन गया क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? बॉडी का, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हो गया रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू वी ऑफ बॉडी। तो और यही कहलाता है जो F बॉटम माइनस F टॉप होता है, यही कहलाता है FB। और FB की वैल्यू कितनी आ गई भाई? रो ऑफ फ्लूइड इंटू G इंटू आयतन ऑफ बॉडी, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं जो FB है यही कहलाता है बायंट फोर्स या उत्प्लावन बल। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में डुबोई जाती है या इमर्स की जाती है, तो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के फोर्स में जो डिफरेंस होता है, उसी के कारण जो थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है वो कहलाता है उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है? उत्प्लाव। देखिए इसका डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, हम इसको डेली लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे जिससे चीज़ें आपको याद रहें। तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? F बायंट यानी जो उत्प्लावन बल होता है, क्या होता है? उत्प्लावन बल। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बायंट फोर्स की डेफिनेशन भाई क्या निकल के आई कि किसी बॉडी को यदि किसी फ्लूइड में डुबोया जाता है तो उसके बॉटम प्रेशर या बॉटम प्रेशर फोर्स और टॉप प्रेशर फोर्स के डिफरेंस के कारण जो परिणामी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल, यानी परिणामी वर्टिकल फोर्स जो जनरेट होता है, रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स जो जनरेट होता है, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। कौन सा? वर्टिकल अपवर्ड। अब देखिए अपवर्ड ही क्यों जनरेट हुआ? क्यों? क्योंकि नीचे वाला फोर्स अधिक है। जब नीचे वाला फोर्स अधिक है तो ये इसका क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जब नीचे वाला प्रेशर अधिक लग रहा है तो इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स भी काम करेगा, और वो जब ऊपर वाला अधिक है तो नीचे वाला भी अधिक होगा। इसीलिए यहाँ वाला फोर्स क्या होता है? डोमिनेट कर जाता है, या यहाँ वाला फोर्स प्रभावी होता है, और यही फोर्स इस बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। यही फोर्स कहलाता है उत्प्लावन बल। और इस बल की जो प्रवृत्ति होती है बॉडी को ऊपर ले जाने की, वो प्रवृत्ति कहलाती है बायंसी या उत्प्लावकता। तो दो डेफिनेशन, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, ठीक है? तो आइए अब इसकी डेफिनेशन हम नोट डाउन करा देते हैं, ठीक है? तो हेडिंग पड़ेगी बायंट फोर्स।
उत्प्लावन बल। देखिए ये सब चीज़ें साइंस में आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही, मगर वहाँ पढ़ाई में और अब इस पढ़ाई में थोड़ा स्टैंडर्ड में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस याद करके बस काम चला लिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपको केवल डेफिनेशन याद नहीं करना है, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है और कैसे कैसे इसका लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बायंट फोर्स की? लिखिएगा, व्हेन अ बॉडी is immersed in liquid the upward force और अपवर्ड फोर्स को ही कहते हैं अप थ्रस्ट। The upward force which tends to move body upward is called buoyant force। क्या कहलाता है? buoyant force कहलाता है। ठीक, और बायंसी क्या होती है भाई? सेकेंड डेफिनेशन है बायंसी यानी उत्प्लावकता। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है, बायंट फोर्स एक बल है जबकि बायंसी एक प्रॉपर्टी है, या ये कह सकते हैं कि टेंडेंसी है। तो अभी हमने बताया था डेफिनेशन, उसी को लिखवाते हैं। बायंसी क्या होता है? When a body is immersed in water या in liquid, buoyant force acts upon the body which tends to move the body upward. This tendency of moving body upward is called buoyancy। डेफिनेशन दोनों आपको देखने में सेम लग सकती हैं, बट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? बायंट फोर्स एक बल होता है जो ऊपर की ओर लगता है और उस पिंड को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, और उत्प्लावकता क्या है? जो बायंट फोर्स लगता है और पिंड को ऊपर ले जाने की प्रवृत्ति रखता है, तो यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बायंसी या उत्प्लावकता कहलाती है। तो इसका डेरिवेशन हमने कर लिया। डेरिवेशन में क्या आया था? बायंट फोर्स की डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एफ बायंट एफ बी इज इक्वल टू रो जी वी, रो ऑफ फ्लूइड वी ऑफ बॉडी। ये आप ज़रूर मेंशन करिएगा, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि आयतन क्या लिया जाएगा और रो किसका लिया जाएगा। तो देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायंट फोर्स जो होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा कि बायंट फोर्स जो होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बायंट फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बायंट फोर्स।
मतलब बायंट फोर्स के चारित्रिक गुण, मतलब उनका कैसा नेचर होता है, किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है बायंट फोर्स, ये चीज़ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बायंट फोर्स का भाई फार्मूला क्या आया है, एफ बी इज इक्वल टू रो जी वी, रो ऑफ फ्लूइड वी ऑफ बॉडी। ये मैं बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ जिससे आपको डिफरेंस पता चल सके। तो हम यहाँ से देखते हैं कि बायंट फोर्स किन किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है। देखिए, नंबर 1 निर्भर कर रहा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। किस पे निर्भर कर रहा है भाई, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे निर्भर कर रहा है। तो ये है रो एफ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। तो कैसे निर्भर कर रहा है भाई, एफ बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रो ऑफ फ्लूइड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो ऑफ फ्लूइड के। मतलब जिस फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा उसमें बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल यानी अपथ्रस्ट फोर्स भी उतना ज़्यादा। एक फॉर एग्जांपल, आप जीएस में खूब पढ़ते रहते होंगे कि जब नदी से समुद्र में नाव प्रवेश करती है तो उसका तल कुछ ऊपर आ जाता है। तो आप वहाँ पे रीज़न इतना पढ़ के छोड़ देते हैं सिर्फ कि ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी वहाँ पे वाटर की बढ़ जाती है, सी वाटर की, इसलिए वो ऊपर आ जाता है। तो क्यों आ जाता है ऊपर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर। साल्ट वाटर होता है वो भाई, इसमें साल्ट होता है, तो साल्टी वाटर होता है और साल्टी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से अधिक होती है। अप्रॉक्सीमेट सी वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1028 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और नॉर्मल वाटर की भाई आप कितनी लेते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपने यहाँ देखा कि 28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है सी वाटर की। तो जब डेंसिटी ज़्यादा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, बायंट फोर्स, तो इसलिए बायंट फोर्स भी ज़्यादा। यही रीज़न है कि नाव जब नॉर्मल पानी से समुद्र के पानी में प्रवेश करती है तो ऊपर उसका तल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है। ऊपर तल बढ़ने का कारण क्या है, नीचे से फोर्स बढ़ जाता है, बायंट फोर्स का मान बढ़ जाता है, इसलिए वो ऊपर आ जाती है। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं हम, पहले बात कर लेते हैं आयतन की। तो दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। मतलब जो आप बॉडी उसमें डुबोएंगे लिक्विड में, उसकी बॉडी के आयतन पे निर्भर कर रहा है। मतलब ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। मतलब अगर उसका डेंसिटी कांस्टेंट कर दिया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी बी के। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया बॉडी का तो बायंट फोर्स भी इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज़ को अगर हम डुबोएंगे और 200 सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज़ को हम डुबोएंगे तो कौन सी चीज़ ऊपर रहेगी ज़्यादा, बायंट फोर्स किसमें ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया और डेंसिटी क्या है, सेम है। इसलिए बायंट फोर्स 200 सेंटीमीटर क्यूब वाली चीज़ में ज़्यादा लगेगा तो वो चीज़ अधिक ऊपर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्लूइड के आयतन पे नहीं निर्भर कर रहा है, फ्लूइड के आयतन पे नहीं निर्भर करके बॉडी के आयतन पे निर्भर कर रहा है। बॉडी का आयतन जितना होगा, यही रीज़न है कि हर एक चीज़ नहीं तैरती है और हर एक चीज़ नहीं डूबती है। उसका रीज़न यही है कि उसका आयतन जो होता है वो डायरेक्टली आयतन क्या है, उसी पे निर्भर करता है बायंट फोर्स। अगली चीज़ देखते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीसरी चीज़ क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, एफ बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर कोई सेम चीज़, सेम बॉडी अर्थ पे ली जाए और वही सेम बॉडी कहाँ चली जाए, मून पे, तो बताइए बायंट फोर्स कहाँ पे अधिक लगेगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना होता है। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 1/6 टाइम होता है किसका, अर्थ का। मतलब 1/6 का मतलब क्या हुआ, लगभग 1.66 के आसपास वहाँ होता है। देखिए
जी एट मून ये होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास, और जी एट अर्थ कितना होता है सभी लोग जानते हैं, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ पर जब जी का मान ज़्यादा है तो इसका मतलब एफ बायंट एट अर्थ इज ग्रेटर देन होगा एफ बायंट एट मून। मतलब कहने का ये है कि जिस प्लैनेट पे जी का मान कम तो उस प्लैनेट पे बायंट फोर्स का मान भी कम होगा। ठीक, अब देखिए इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ किस पे निर्भर नहीं करता है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, एक चीज़, ये तो जो तीन चीज़ें थी डिपेंड कर रही थी वो डायरेक्टली थी, मतलब आपको फार्मूले से पता चल रहा था कि इन इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। भाई रो भी फार्मूले में शामिल था, जी भी शामिल था और वी भी शामिल था। अब एक चीज़ होता है इनडायरेक्टली जो इस फार्मूले में इंक्लूड नहीं है फिर भी उस पर डिपेंड करता है बायंट फोर्स। वो चीज़ क्या है? दैट इज़ टेम्परेचर। देखिए कैसे, बायंट फोर्स का मान जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टी, जहाँ टी क्या है? टेम्परेचर। मतलब बायंट फोर्स का मान टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बायंट फोर्स का मान कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर घटा दिया तो बायंट फोर्स का मान बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि भाई अगर मैंने ले लिया वाटर, तो वाटर की डेंसिटी 1000 डेंसिटी हो गई। अब मैंने इसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बताया है मैंने, डेंसिटी प्रॉपर्टी जब पढ़ाई है। तो डेंसिटी पे इसके इफेक्ट ये पड़ता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि बायंट फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो ऑफ फ्लूइड के। तो रो ऑफ फ्लूइड की अगर डेंसिटी घट गई है तो इसका मतलब क्या होगा? बायंट फोर्स भी घट जाएगा। और डेंसिटी घटी कब थी? जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था। तो हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटती है, और जब डेंसिटी घटेगी तो बायंट फोर्स का मान क्या होगा? ये भी घट जाएगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे बायंट फोर्स का मान कम और टेम्परेचर घटाने पे बायंट फोर्स का मान अधिक, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये एक इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी है इस चीज़ की, ठीक है, टेम्परेचर पे। तो अब देखिए अभी किस पे डिपेंड नहीं करता है? डिपेंड किस पे नहीं करता है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड में डुबोया जाएगा उसके आयतन पर यह निर्भर नहीं करता है। मतलब फार्मूला आया था एफ बी इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। मतलब यहाँ पे बॉडी के वॉल्यूम पे निर्भर कर रहा है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी ये इंक्लूड नहीं है कि ये फ्लूइड के आयतन पे निर्भर करेगा। मतलब बायंट फोर्स जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मतलब कहने का ये है, चाहे आप 10 लीटर पानी लें, चाहे आप 20 लीटर पानी लें, उसमें अगर सेम चीज़ डुबोई जाएगी तो बायंट फोर्स का मान जो होगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो फ्लूइड के आयतन पे निर्भर नहीं कर रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ इस पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई अभी मैंने जो फिगर बनाया था उसमें सिलेंडर को डुबोया था, तो ये इस चीज़ पे निर्भर नहीं करता है कि बॉडी की टॉप सरफेस वाटर लेवल यानी वाटर की फ्री सरफेस से कितना नीचे या कितना ऊपर है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये चीज़ भी एक इंक्लूड होती है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्री सरफेस of body from
फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की फ्री सरफेस से उसकी फ्री सरफेस या उसकी सरफेस जो बॉडी की है वो कितना नीचे या कितना ऊपर है, इस चीज़ पे बाउंड फोर्स डिपेंड नहीं करता है। क्यों डिपेंड नहीं करता है? क्योंकि फॉर्मूला जो आपका आया है वो आया है इस पदों में, या इसके पहले अगर देखा जाए तो ये फार्मूला आया था रो एफ जी इंटू ए इंटू एच, और जहाँ एच क्या है, हाइट ऑफ बॉडी है, मतलब ये बॉडी की हाइट पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो बॉडी जल की फ्री सरफेस से या लिक्विड की फ्री सरफेस से कितना अंदर या कितना ऊपर है। ठीक, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है। और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है? देखिए, एक चीज़ और इंक्लूड है, ये बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे तो डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ये सोचिए बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड करता होता तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ह्यूमन बॉडी का जो वॉल्यूम लिया जाता है वो लगभग 0.1 मीटर क्यूब लिया जाता है। कितना? 0.1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया? 0.1 मीटर क्यूब। और हम रहते कहाँ पे हैं? अल्टीमेटली एयर में रहते हैं, और एयर की डेंसिटी क्या ली जाती है? 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ह्यूमन बॉडी का आयतन जो लिया जाता है वो 0.1 मीटर क्यूब के आसपास लिया जाता है, और हम एयर में रह रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और जी का मान हम जानते ही हैं 9.81, या हम यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ से अगर हम बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है इस पे अगर बाउंड फोर्स का मान निकालें कि एयर के द्वारा कितना बाउंड फोर्स लगेगा, तो वो कितना होगा भाई? एफ बी इज इक्वल टू होगा रो ऑफ एयर 1.23, क्योंकि हम एयर में रहते हैं, इंटू जी का मान 10 और इंटू वी बी का मान 0.1, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1.23 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 1.23 न्यूटन। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है वो कितना होता है? वो तो सबका अलग अलग होता है। मान लीजिए कि कोई 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसका मास कितना हो गया? 60 किलोग्राम। तो अगर हम इसको वेट में कन्वर्ट करें तो mg होता है, तो ये 60 और गुणे 10, ये क्या हो गया? 600। क्या हो गया? 600, और ये क्या है? न्यूटन। तो अब अगर हम बैलेंस की बात करें, बैलेंस कब रहेंगे हम? जब बाउंड फोर्स और ऊपर से लगने वाला वेट, भाई मान लीजिए कोई बॉडी अगर किसी में इमर्स है तो उस बॉडी का वेट नीचे काम करेगा और बाउंड फोर्स ऊपर काम करता है। तो जब चीज़ बैलेंस कब रहेगी? जब दोनों के मान क्या हों? बराबर। तो वो चीज़ तो बैलेंस रहेगी, लेकिन क्या रहेगी? वो तैरती हुई रहेगी। ठीक है, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वेट जो है वो 600 न्यूटन आया और बाउंड फोर्स का मान 1.23 आया। इसका मतलब बाउंड फोर्स इज़ वेरी वेरी लेस देन ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यही रीज़न है कि हमारी बॉडी हवा में तैरती नहीं है, हमारी बॉडी स्थिर रहती है। सोचिए अगर एयर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा होती, कि हमारे वेट से इसका बाउंड फोर्स का मान ज़्यादा हो जाता, तो हम हवा में उड़ रहे होते, हवा में तैर रहे होते। यही रीज़न है कि ये डेंसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है बाउंड फोर्स का मान। तो आप ऐसे इस एग्जांपल से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं एक प्रिंसिपल की, जो है इसमें इंक्लूड होता है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। इसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है, मगर सिर्फ डेफिनेशन। तो आर्किमिडीज़ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुली यानी आंशिक रूप से या पूर्णतया डुबोई जाती है, सबमर्ज की जाती है, तो उस पर लगने वाला बाउंड फोर्स जो होता है
एफ बी का मान वो बराबर होता है, यानी फ्लूइड का जितना वेट वो डिस्प्लेस करती है उसके बराबर, यानी बायंड फोर्स का मान जो होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जितना डिस्प्लेस किया गया है, यानी जितना विस्थापित किया गया है उस बॉडी के द्वारा, उसके बराबर। सिंपल सी भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी बॉडी को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो जो बायंड फोर्स जनरेट होता है नीचे से, बायंड फोर्स जो लगता है वो बराबर होता है बॉडी के द्वारा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के। मतलब इन्होंने ये कहा कि बायंड फोर्स का मान जो होता है वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एफ डी के बराबर होता है। तो इनकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड पार्शियली और फुली, मतलब आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, देन बायंसी फोर्स experienced by the body is equal to the weight of fluid displaced। भाई हिंदी भाषी छात्र समझ ले, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई पिंड किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस फ्लूइड के भार के बराबर होता है जो फ्लूइड वो बॉडी विस्थापित करती है, ये कहता है। तो इसकी डिफिनीशन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? ये वाला पॉइंट, एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये इनका सिद्धांत है। ठीक, तो इसका प्रूफ कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रिंसिपल काम आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे आगे एप्लीकेशंस में, तो इतना आप नोट कर लें, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी प्लवन का या उत्प्लवन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यानी प्लवन का सिद्धांत। प्लवन मतलब होता है सीधी सी बात तैरना। तो हम इस सिद्धांत में आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ये सिद्धांत हमको ये बताएगा कि पिंड कब तैरेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार पिंड तब तैरेगा जब पिंड का भार यानी वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? ये कहता है कि कोई पिंड जब किसी द्रव में डुबोया जाएगा तो वो पिंड तभी तैरेगा जब उस पिंड का भार किसके बराबर हो? पिंड द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर। मतलब ये कहना ये चाहता है कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो देखिए, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, और प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज या आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बायंड फोर्स का मान होता है
वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन इसको फर्स्ट बनाएं और इसको इक्वेशन सेकंड बनाएं तो इसका राइट हैंड साइड बराबर है। राइट हैंड साइड जब बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बाउंड फोर्स का मान किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी के। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पिंड तब तैरेगा जब बाउंड फोर्स का मान वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं अगर एक फिगर ड्रॉ करूँ, फिगर क्या है, कोई फ्लूइड है इसमें, ठीक है, और इसमें हमने कोई बॉडी इमर्स कर दी, ठीक, बॉडी हमने इमर्स कर दी और यहाँ तक फ्लूइड है और ये बॉडी इसमें फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है, तैर रही है। तो अगर हम इसकी फ्री सरफेस से इसकी हाइट ले लें d, क्या ले लें, d, और इस बॉडी की हाइट टोटल ले लें हम h, क्या ले लें, h। इसका एरिया अगर हम ले लें a, कांस्टेंट एरिया, ऊपर भी जितना उतना ही नीचे। तो फ्लूइड की डेंसिटी अगर हम ले लेते हैं रो एफ, बॉडी की डेंसिटी अगर ले लेते हैं रो बी, इसका आयतन अगर हम ले लेते हैं वी बी और इस फ्लूइड का आयतन ले लेते हैं वी एफ। तो देखिए इस वाले फार्मूले में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो बाउंड फोर्स आपने क्या निकाला, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी क्या होगा भाई, mg होगा, वेट ऑफ बॉडी mg होगा और m बराबर क्या होता है, रो इंटू वी होता है, इंटू जी हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू जी। अब रो इंटू वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू, अब बॉडी की बात हो रही है तो बॉडी की हाइट क्या है भाई, बॉडी की हाइट h है, तो हम इसको लिख सकते हैं h इंटू जी, और यहाँ पे रो ऑफ फ्लूइड, तो रो ऑफ फ्लूइड इंटू a इंटू एच इंटू जी, ये लिख सकते हैं। तो g और g दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल। अब बॉडी की बात हो रही है तो सॉरी, यहाँ पे बॉडी का डेंसिटी आएगी भाई, ये आएगी बॉडी की डेंसिटी, और इधर भी मल्टीप्लाई होगा किससे, अगर हम वी को हटा के इसके पदों में लिखें, इस वाली हाइट के, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसकी हाइट कितनी है, d। तो अगर हम इसको भी वॉल्यूम को हाइट और एरिया के पदों में लिख लें तो ये लिख सकते हैं, ठीक। तो एरिया दोनों तरफ से कट गया और अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचा ये रो ऑफ फ्लूइड इंटू डी इज इक्वल टू रो ऑफ बॉडी इंटू एच। ये कंडीशन होती है फ्लोटेशन की। फार्मूला बहुत ही यूज़फुल है, बहुत बढ़िया बढ़िया इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसकी एक कंडीशन बताता हूँ, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना आप नोट करिए। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से एक चीज़ ये निष्कर्ष निकल के आई कि बाउंड फोर्स का मान जो होगा वो वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा। इतना निष्कर्ष निकला, क्या निकला भाई, कि बाउंड फोर्स इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ बॉडी के, ठीक। तो मैं अगर ये कहूँ कि इसकी 3 कंडीशन में ले लेता हूँ, पहली कंडीशन ये ले लेता हूँ कि वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन बाउंड फोर्स। दूसरी कंडीशन में ले लूँ वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट फोर्स ऑफ बाउंड, यानी बाउंड फोर्स। तीसरी कंडीशन में ले लेता हूँ वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन बाउंड फोर्स के। देखिए मैं यहाँ ये कंडीशन अगर लेता हूँ कि वेट ऑफ बॉडी इज़ ग्रेटर देन बाउंड फोर्स, मतलब पिंड का भार जो है वो ज़्यादा है और बाउंड फोर्स का मान कम है, तो ये चीज़ क्या होगी, इस कंडीशन में ये होगा कि पिंड जो होगा वो जाके, अगर मैं ये ले लेता हूँ कोई फ्लूइड और इसमें मैंने एक बॉडी रख दी, तो इस वाली कंडीशन में बॉडी तब तक नीचे जाती जाएगी जब तक ये वाली कंडीशन प्राप्त ना हो जाए, और जब बॉडी का वेट ज़्यादा है, बाउंड फोर्स का मान कम है, तो ये बॉडी जाके बिल्कुल इसकी तली में जाके बैठ जाएगी, और ये कंडीशन जो होती है वो कहलाती है सिंक्ड बॉडी।
सिंक्ड बॉडी, मतलब ये बॉडी सिंक कर गई, पूरी तरह से नीचे बैठ गई। तो ये कंडीशन कब मिलती है? जब बॉडी का वेट ज़्यादा है और फ्लूइड का जो बॉयंट फोर्स है वो कम है। तो ये तब तक नीचे बैठता जाएगा जब तक ये कंडीशन ना मिल जाए। ठीक, दूसरे केस में क्या है? अगर बॉडी का वेट और बायंट फोर्स का मान बराबर है, बॉडी का वेट और बायंट फोर्स का मान बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बॉडी होगी वो पूरी तरह से डूबी हुई तैरेगी। क्या होगी? पूरी तरह से डूबी हुई तैरेगी। मतलब क्या? इसकी जो बॉडी की ऊपरी सतह होगी वो फ्लूइड के ऊपरी सतह से एकदम मिली हुई होगी, और इस बॉडी को बोलते हैं सस्पेंडेड बॉडी। सस्पेंडेड बॉडी, सस्पेंडेड बॉडी किस कंडीशन में होता है? जब वेट ऑफ बॉडी जो होता है वो बायंट फोर्स के बराबर होता है। ठीक, और जब वेट ऑफ बॉडी कम है बायंट फोर्स से, तो ये कंडीशन क्या मिलेगी? बायंट फोर्स बहुत अधिक है। इसका मतलब क्या होगा? ये पूरी तरह से ऊपर तैरेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बॉडी का वेट बहुत कम है और जो बायंट फोर्स का मान है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? एकदम ऊपर ले जाके छोड़ेगा अपनी सतह पे। तो ये कहलाती है फ्लोटिंग बॉडी कंडीशन, ये कहलाती है सस्पेंडेड बॉडी कंडीशन, और ये कहलाती है सिंक्ड बॉडी कंडीशन। ये तीनों इसके कंडीशन है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप नोट कर लीजिए, और इसको नोट करने के बाद इस लेक्चर को यहीं पर कर देते हैं ख़त्म। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई वीडियो लेकर आएँ तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।